टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक और ऐसी तस्वीर आपको दिखा दे हम कि तेहरान को किस तरीके से अभी भी बॉम्ब किया जा रहा है। पूरे तेहरान में आज सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। इजराइल ने एक बार फिर से भीषण एयर स्ट्राइक की है। अगर सच में अमेरिका चाहता था, एम्बेसडर सचदेव, की किसी भी तरीके से आप वापस बातचीत शुरू करें, टॉक्स वापस शुरू हो जाएं, और हमें ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त ईरान के विदेश मंत्री यूरोप में बैठे हुए थे। वो इसीलिए वहां गए थे ताकि किसी तरीके से समझौता हो जाए, सुलह हो जाए, बातचीत हो जाए। इस बीच इजराइल हमला कर देता है। अगर इजराइल अभी भी बॉम्बिंग कर रहा है, आपके तेहरान में बॉम्बिंग कर रहा है, आपके फोर्डो में बॉम्बिंग कर रहा है, तो किस तरीके की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी भी है? इस बारे में आशान्वित होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जब किसी देश पर हमला होता है, जैसा आपने खुद कहा कि ईरानी बड़े देशभक्त लोग हैं, कुल मिलाकर के विदेशी छोटा शैतान और बड़ा शैतान मिलकर के उस पर हमला कर रहे हैं, और वो उनसे बात करने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हों, ऐसा मेरे हिसाब से डिप्लोमेसी में नहीं माना जाता है। तो सरेंडर की बात ट्रंप साहब पहले भी कह चुके हैं, और ये एक दूसरी तरह से मीगा की जो बात कर रहे हैं वो वही सरेंडर के बाद के मीगा की बात है। तो मुझे इस बारे में तो आपको लगता है कि कोई सरेंडर इस वक्त होने वाला है? ना बातचीत होगी ना सरेंडर होगा। और दूसरी ओर जो क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट की अपने लोगों के प्रति, या फिर जो विदेश में उनके पिट्ठू हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूती हो, हमास हो, उनके लिए क्या क्रेडिबिलिटी ईरान की गवर्नमेंट की रह जाएगी अगर वो खुद ही घुटने टेक करके और समझौता करने के लिए तैयार होंगे? और समझौता में क्या कहा जाएगा कि आप इनरिचमेंट नहीं कर सकते, उस शर्त पर अमेरिका और इजराइल आमादा हैं, तो और ईरान ये मानने को तैयार नहीं है, तो कोई मिडिल ग्राउंड है भी नहीं जिसके ऊपर समझौता किया जा सके। दूसरी ओर मुझे ये लगता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होने वाला है। ईरान बड़ा देश है, सद्दाम हुसैन के इराक से 3 गुना बड़ा है, अफ़गानिस्तान से 10 गुना ज़्यादा आबादी है। तो मुझे जो लग रहा है आशंका वो ये है कि बिल्ट अप सिनेरियो ये होगा कि जैसे 91 की लड़ाई के बाद सद्दाम हुसैन को कुवैत से निकाल दिया गया था, लेकिन उसको अपने हालात पे छोड़ दिया गया था, और वहाँ पर उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, और वो लड़खड़ाता रहा जब तक कि दोबारा 2003 में इराक पर हमला नहीं हुआ। तो उसी तरह से सैंक्शंस पहले से ही लगे हुए हैं। किसी में ये हिम्मत है नहीं कि बूट्स ऑन ग्राउंड डाले, और बूट्स ऑन ग्राउंड डालने के बाद सारा ध्यान उन बूट्स के ऊपर केंद्रित होगा, उनको सुरक्षित करने के लिए। और ईरान के लिए तो वो ईरान के सरकार के लिए या सरकार के समर्थकों के लिए वो एक सिटिंग डक्स हो जाएंगे। और मीगा के चक्कर में कहीं अमेरिका का को मागा वाला जो पूरा कैंपेन है वही खतरे में ना पड़ जाए। डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा तो उसकी फिक्र रहेगी कि मीगा तो होता रहेगा, 4 साल बाद मेरे को एक बार फिर से चुनाव लड़ना है, मेरा मागा कैंपेन कहीं खतरे में ना पड़ जाए। जनरल सिवाज। हाँ देखो मुझे एक चीज माननी पड़ेगी, पहले मैं बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर सकता हूँ कि बूट्स ऑन ग्राउंड इसलिए नहीं हो सकते। देखो सच्चाई है, ईरान एक बहुत बड़ा देश है, एक पावरफुल देश है, और आपका बॉर्डर तो मिलता नहीं इजराइल का, 2000 किलोमीटर दूर है, और अमेरिका इतनी दूर इससे बैठा हुआ है, तो कैसे बूट्स ऑन ग्राउंड होगा जब तक आपको कोई या पाकिस्तान जैसा देश कोई बेसिस ना दे, वहां से आप अंदर जा सको। तो ये तो एक सुसाइडल होगा बूट्स ऑन ग्राउंड, इसका तो कोई मतलब नहीं। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं कि क्या एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि अमेरिका आखिर में इजराइल से कहे, देखो भाई हमने इनके ज्यादातर जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर बम मार दिए हैं, हमने उनको ज्यादातर खत्म कर दिया है, अब आप बंद करो, अब ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता, पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है, बंद करो। अब मैं एक ही चीज बताने वाला, देखो पद्मजा एक चीज को समझने की कोशिश करो, अब ईरान को कोई ऑनरेबल एग्जिट देना पड़ेगा। ईरान को भी तो अपनी प्रॉक्सीज को बताना है, अपने अवाम को बताना है, उनके आप ये बोलो उसकी ईगो को हर्ट हुआ है, उसके जो 3 बेस्ट न्यूक्लियर साइट थी उसके ऊपर हमला हुआ है, सारे वर्ल्ड को पता है, आज पूरा देश इकट्ठा खड़ा है, मगर अगर वो पलटवार नहीं करेगा तो उसको ऑनरेबल एग्जिट नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज बताने की कोशिश करता हूं कि
बार बार इस चीज को आ रही है कि जो फोर्दो में कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। देखो अगर फोर्दो नहीं होता, मिसाल के तौर पे अगर फोर्दो टारगेट नहीं होता तो फिर अमेरिका को जाने की जरूरत नहीं थी, बाकी तो इजराइल ही कर सकता है, क्योंकि फोर्दो 90 मीटर अंदर था और उसके ऊपर एक ही जो बम कर सकता है GBU-57 वो उड़ाया जा सकता B-2 बम्बर से। B-2 बम्बर अमेरिका के पास ही था, वो इजराइल के पास नहीं था। पर सर यही तो ग्रुप कैप्टन पांडे कह रहे हैं कि आपने बॉम्ब तो किया पर नुकसान कितना पहुंचाया? क्या ये सिर्फ इजराइल को खुश करने के लिए आपने तो कहते हैं सांकेतिक तौर पर बम तो मार दिए, लेकिन क्या सच में ईरान को उतना नुकसान पहुंचाया जितना दुनिया को बताया जा रहा है? देखो ऐसा होता है, ये जो बम है ये ऊपर से बिल्कुल नजर नहीं आता है। जो बालाकोट में भी हमने मिराज 2000 से किए थे तो वो कहते हैं वहां पर कुछ नहीं हुआ। ये बम जो है पेनिट्रेट करके फटते हैं, इनका नुकसान अंदर होता है। ये जो साइट है ये अगले 2-3 साल के लिए रीयूजेबल नहीं है। ये आप मान के चलो कि इसका इंपैक्ट बहुत हुआ है। आफ्टर ऑल जो यूरेनियम जो बना जाता है वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। इतने बड़े बम अंदर गले गए हैं 12 के करीब, आप सोचते हैं कि उसको यूज किया जा सकता है? दूसरा एक और पॉइंट पद्मजा एक मैं बताना चाहूंगा, ये बार बार बताया जा रहा है कि हो सकता है यूरेनियम यहां से पहले ही शिफ्ट कर दिया हो। देखो मोसाद जो 12-13 जून को जब ये अंदर चला गया था उसके बाद कोई नहीं। देखो मोसाद एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने इसके टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, टॉप मिलिट्री कमांडर को मार दिया। इसका मतलब जब ये अंदर घुस गए हैं और तब ये शिफ्ट कर रहा है, वो तो सबसे अच्छा इजी टारगेट है। इजराइल तो उसको कभी भी उड़ा सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि जो हम सोच रहे हैं, आफ्टर ऑल ये सच्चाई है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाता है और वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि 60% से अगर इनरिच हो जाता है 90% करने के लिए 2 हफ्ते की जरूरत है और वो 8 से 9 बम बना सकता है। और ईरान तो अभी से कह ही रहा है, ईरान कह ही रहा है कि आप जितने भी बम मार लीजिए हम वापस रिप्लेनिश कर देंगे, हम वापस ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास रहेगी, हमारे पास और भी साइंटिस्ट हैं और भी टेक्नोलॉजी को आप खत्म नहीं कर सकते। यही मैं बता रहा हूं, ये बात समझने की है। आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया? जब पाकिस्तान जैसा देश या आपका नॉर्थ कोरिया जो कि एक प्रकार से टेक्निकली इतने क्वालिफाइड नहीं, उसकी वजह यह है जब भी ये नजदीक आए हैं कुछ ना कुछ इजराइल ने या तो साइबर वारफेयर या काइनेटिक वार किया। अब जो आप बता रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये 1-2 साल के लिए पीछे हो गए हैं, ये दोबारा बनाएंगे, इनके अंदर काबिलियत और क्षमता है। ईरान को आप हल्के में नहीं लेना। ईरान जिस प्रकार से पलटवार कर रहा है, जिस प्रकार से उसके पास मिसाइल और रॉकेट का भंडार है, जो हमने सोचा था 4-5 दिन के अंदर घुटने टेक देगा, ऐसा नहीं हुआ। ईरान अभी बहुत लंबा लड़ेगा, उसके पास कम से कम 5 से 6 हजार के करीब। जी बिल्कुल, और ये बात इजराइल भी समझ रहा है, इसीलिए बार बार वो ये दावा कर रहे हैं कि हम बिल्कुल उनका फन कुचल कर ही रुकेंगे। उनके जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है और लगातार जो अलग अलग उनके सैन्य ठिकाने हैं, आज जो बमबारी की गई है, ऐसा आईडीएफ ने दावा किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बताया जा रहा है कि आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने कई सारे ईरानी सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। जिस तरीके से बम आज मारे जा रहे हैं, ईरान में रेड क्रेसेंट के मुख्यालय पर भी हमला हुआ है,